हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2020 की फाइनल कट ऑफ देखेंगे पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज, जिससे कि सीजीएल 2023 एस्पिरेंट्स अपना कुछ टारगेट बना सकें। ठीक है, ऑल्दो सीजीएल 2022 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, सीजीएल 2023 में काफ़ी कम है, तो कट ऑफ बढ़ेगी अगर सेम पेपर का लेवल आया। बट इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्या वेरिएशन रहा कट ऑफ्स के बीच में। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि पहले यूआर ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था कट ऑफ में, लेकिन अब इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता। ठीक, तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। कुछ लोगों को रिजल्ट समझने में दिक्कत आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे सर टाइपिंग के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज एरर हुआ है, कंप्यूटर के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता दूंगा आपको। हमने एनालिसिस किया था सीजीएल मेंस के आंसर की के बाद की एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ रह सकती है, और फाइनल जो कट ऑफ आई उससे 15 नंबर के आसपास इंक्रीज देखने को मिला था। तो बच्चों के दिमाग में ये था कि एनालिसिस गलत हो गया है, अब काफ़ी ज़्यादा वैसा हो गया, तो उसके बारे में भी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि वो किस बेसिस पे एनालिसिस था और नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने नंबर बढ़े हैं, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ इस तरीके से गई। तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी और देख लेना पूरी वीडियो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हमने एनालिसिस की था सीजीएल 2022 के अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी। इस बार सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा भी एनालिसिस गया मेरे हिसाब से वो ठीक था। ठीक है, जितना मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ लगभग ऐसा कुछ जा सकता है, तो वैसा था। थोड़ा बहुत 19-21 तो होता ही है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो फटाफट से आप 2x की स्पीड पे वीडियो को देख लेना, ज़्यादा ब्रेक मत लेना। ठीक है, और ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है तो वो चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023 या अदर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जो आने वाले हैं। ठीक है, सीजीएल 2022 के टाइम पे मैंने कुछ क्रैश कोर्सेज की वीडियोज अपलोड करी थी, जो कि एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे आपको, जिसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको कि मोटा मोटा आप रिवाइज करके चल जाओ टीयर 1 में, और मोस्ट प्रोबेबली उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। कंप्यूटर 2.0 बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी सारी वीडियोज भी हम यूट्यूब पे फ्री रखेंगे। इसमें लगभग जो मेन वीडियो आने वाली है, टोटल 7 क्लासेस होने वाली हैं। 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, 2 क्लासेस और आएंगी। आप इतना भी करके जाएंगे तो काफ़ी सही स्कोर आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसकी ई बुक भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा अपडेटेड कोर्स की। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर प्रैक्टिस सेशंस आएंगे जो आते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, पहले भी हमने प्रैक्टिस सेशंस काफ़ी डाले थे, वो भी देख सकते हो, और इसके अंदर भी कुछ हम न्यू प्रैक्टिस सेशंस अपलोड कर देंगे। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, हम मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं, जिसमें सचिन सर वीडियो लेते हैं। अप्रैल मंथ के डाल दिए थे, अभी मई मंथ के भी करंट अफेयर्स डाल देंगे। डेट विल बी सफिशिएंट फॉर योर सीएचएसएल और सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन। तो वहाँ तक की आपको ई बुक भी दे दी जाएगी, जैसे लास्ट टाइम सीजीएल 2022 के टाइम पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बुक दी थी, वैसे ही इस बार भी दे देंगे। वो 15 जून के आसपास तक आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे के सारे जो मंथली करंट अफेयर्स सचिन सर कराते हैं वो ई बुक की फॉर्म में, जिससे कि आप फटाफट से रीड कर पाएँ वीडियो देख के, और साथ ही साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का एक क्रैश कोर्स हमने डाला था, जिसमें 3 वीडियो थी। टॉप इंपॉर्टेंट रूल्स आपको ग्रामर के वहाँ से मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ा है और एग्जाम आने वाला है, कम टाइम है, तो स्टार्टिंग के आप 3 वीडियोस देख लेंगे इसमें से, तो आपका ग्रामर वाले पोर्शन पे जिसपे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है वो आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। और इसमें हम वोकैबुलरी की सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस करना चाहें वहाँ से देख सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल में होगी। उसके बाद जीके के कुछ क्रैश कोर्सेज हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर कम टाइम आपने जीके अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री का एक छोटा सा रिवीजन के लिए एक मॉड्यूल है, जिसमें आप वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। टाइमलाइन वगैरह सारा आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री कैसे रही है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की। तो इसे मैं कंप्लीट क्रैश कोर्स तो नहीं कह सकता हिस्ट्री वालों को, बट आपका क्विक रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब रिजल्ट पे आते हैं। जो सीजीएल 2022 का रिजल्ट था वो 13 मई को रिलीज किया गया था रात को। एसएससी ने मार्क्स बहुत लेट दिए 30 मई के पास, और अभी आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपसे शेयर करनी है, मैं जल्द ही करूँगा शेयर। ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो मेरा यूट्यूब पे आना या आप लोगों से बात करना थोड़ा कम रह रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगले महीने से हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, बाकी टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ अभी। सबसे पहले एसएससी ने क्या करा था, कट ऑफ निकाली थी। नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन था कि जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग, और उसके बाद आपका है सेक्शन 2, वो आ गया आपका जीके और इंग्लिश। ठीक है, सेक्शन 1 में अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सेक्शन 2 में अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलाए। ठीक है, फिर डिसाइड करा एसएससी ने कि क्या कट ऑफ रखनी चाहिए। एसएससी ने एक कट ऑफ निकाली जिसमें 1,83,467 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। जो लोग इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे थे इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मिला के,
ठीक है, उसमें क्या हुआ, उनका ही कंप्यूटर का पेपर और आपका टाइपिंग टेस्ट क्या हुआ, इवेल्युएट किया गया। बाकी लोगों को इवेल्युएट नहीं किया गया जिनका इससे कम स्कोर है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ये आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है, यहाँ पे आपको जॉब नहीं लगेगी। बस इसका ये हुआ कि जो एसएससी ने कट ऑफ निकाली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे कि ये कट ऑफ है, इससे ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे तो कंप्यूटर और टाइपिंग चेक होगी, अदरवाइज कंप्यूटर और टाइपिंग आपकी चेक नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब आपको वैसे ही बाहर हो गए। जो मिनिमम कट ऑफ है टू गेट अ जॉब वो डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूं जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट की गई है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। और इसमें जो आप कट ऑफ देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी 291 गई है, ओबीसी कैटेगरी की 285, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 281, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। अदर कैटेगरीज की भी आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएंगी कि क्या क्या कट ऑफ हमारी रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे वीएच और ओएच कैटेगरी यहाँ पे 225 कट ऑफ गई है वीएच कैटेगरी की। और यहाँ पे आपको पता है वीएच कैटेगरी के लिए स्क्राइब चाहिए होता है। एसटी कैटेगरी से बस थोड़े से ही मार्क्स कम गई है वीएच कैटेगरी की कट ऑफ। और कभी कभी हम देखते हैं वीएच कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज्यादा भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्क्राइब का ऑप्शन होता है कि आप स्क्राइब को साथ में ले जा सकते हैं। और काफी बार ये देखा गया है जो स्क्राइब ऑप्ट किए जाते हैं वो पहले से ही एसएससी में किसी जॉब पे सिलेक्टेड है या पहले से ही बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो इसमें बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी चलती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स को चेंज करना चाहिए स्क्राइब के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो अटेम्प्ट कर रहा है पेपर उसके साथ जो बंदा जा रहा होता है, आधे क्वेश्चंस तो वो मन मन में सोल्व करके मार्क कर देता है। जैसे जीके है, ठीक है, जीके में क्या है, क्वेश्चन पढ़ा सोल्व कर दिया, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं करना, बिना पेन पेपर के आदमी कर सकता है। इंग्लिश भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, रीजनिंग में भी काफी क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ्स में भी टीयर 1 के लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इस बार तो टीयर 2 का पेपर भी आसान था, तो टीयर 2 के मन मन में क्वेश्चन काफी किए जा सकते थे। तो इससे काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो मेहनत करते हैं एक्चुअली में, उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ये मुझे एक पॉइंट रखना था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इस बारे में। ठीक है, अब आप देखेंगे एक एस्पिरेंट का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। इनका टीयर 1 का नॉर्मलाइजेशन मतलब टीयर 2 के अंदर सेक्शन 1 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, सेक्शन 2 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ इनकी क्लियर नहीं हुई, तो इनके कंप्यूटर और के मार्क्स और डीएसटी के मार्क्स नहीं दिखाए गए। ठीक है, परसेंटेज एरर कितना था और कंप्यूटर में कितने मार्क्स है कुछ नहीं बता रखा। ठीक है, बाकी एक पर्सन का नॉर्मल स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इनका क्या था, सेक्शन 1 के टोटल मार्क्स बने थे, रो स्कोर इतना, सेक्शन 1 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना बना, सेक्शन 2 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका इतना बना। काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन टाइपिंग में इन्होंने क्या किया, डबल टाइप कर दिया। मतलब 2000 की डिप्रेशन कर रहे थे, फिर टाइम बचा, दोबारा से टाइप स्टार्ट कर दिया, तो 3000 तक के आसपास की डिप्रेशन कर दिए होंगे, जिसकी वजह से उनका जो डीएसटी मिस्टेक्स है वो 40% तक चली गई लगभग। ठीक है, क्योंकि जितना भी तुम एक्स्ट्रा टाइप करोगे वो एरर माना जाएगा, तो 40% तक इनका एरर हुआ, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन चला गया। अब ये इंस्ट्रक्टर की गलती थी जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, या एस्पिरेंट ने खुद ही ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा, जो डिटेल्स दे रखी थी वो नहीं देखी, या फिर जो मैंने वीडियोज बनाई थी कि रिटाइप नहीं करना उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना जो लोग CHSL देने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी थे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये 2 मार्च का है, इसमें 2 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रॉन्ग था, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का रॉन्ग था। तो यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिले होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 3 मार्च में 3 क्वेश्चन इंग्लिश के रॉन्ग बताए गए, जिसमें 9 नंबर सभी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मिले हैं। इसलिए 3 मार्च वाले जिनका स्कोर काफी कम भी था, नॉर्मलाइजेशन में भी काफी ज्यादा मार्क्स बढ़े हैं, तो लगभग अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चंस और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दोनों को मिला दूं तो लगभग 22-23 नंबर तक भी 3 मार्च वाले एस्पिरेंट्स के बढ़े हैं। ठीक है, तो उनका जो रो स्कोर था और फाइनल स्कोर जो बना उसमें काफी ज्यादा गैप आ गया है। ऐसे ही अगर मैं 6 मार्च की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 इंग्लिश के क्वेश्चन रॉन्ग थे, जिसके लिए 6 नंबर सभी को एक्स्ट्रा मिले हैं। और अगर मैं 7 मार्च की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रॉन्ग था और 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रॉन्ग थे। तो अगर मैं खाली जिनके मार्क्स एक्चुअली फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे वो देखूं तो 3 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे सभी को मिलेंगे। उसके बाद कट ऑफ तो मैंने बताई दी मिनिमम आपको कितनी कट ऑफ चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जो पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की कट ऑफ है ये हमारी होती है सीपीटी पोस्ट। सीपीटी पोस्ट में क्या होता है, आपकी कंप्यूटर की अलग कट ऑफ निकलती है जो हायर स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसकी, और साथ ही साथ आपको टाइपिंग के भी हायर स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, कौन कौन सी पोस्ट सीपीटी पोस्ट है वो भी बता दूंगा, जिससे कि नए एस्पिरेंट्स को पता चल जाए। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी। और पीएएससी की जो पोस्ट होती है इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी इस बार, लगभग 20,000 के आसपास। इसकी जो एज होती है वो भी 18 से 27 साल ही होती है। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपार एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और नॉन रिजर्व के लिए 18 से 27 साल ही होती है। तो 28 साल का रिजर्व कैटेगरी का बंदा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं होता। जितनी भी 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होते हैं उनके लिए एलिजिबल ही नहीं होता।
ठीक है, 28 साल 29 साल का एस्पिरेंट अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है। अब देखो सीपीटी पोस्ट को समझ लो, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें चाहिए होता है, ये सारी की सारी पोस्ट होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सीपीटी के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। सीपीटी के लिए एक तो टाइपिंग टेस्ट देना है आपको, और एक आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होता है। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है आज के टाइम पे, लेकिन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो अलग होते हैं। कितने % एरर अलाउड होता है टाइपिंग के लिए फॉर सीपीटी पोस्ट, जो मैंने अभी आपको सारी पोस्ट दिखाई, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे 5% एरर अलाउड है, बाकी कैटेगरी से इतना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 महीने पहले जब वीडियो बनाई थी या 4 महीने पहले बनाई थी तब भी बताया था कि लगभग ऐसे ही रखेगा एसएससी। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की कट ऑफ एसएससी ने बताई फाइनल रिजल्ट में, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे 27 नंबर रखी गई है आपकी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 24 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी की 24 मार्क्स, एससी एसटी 21, और ये सारी। आगे भी हो सकता है एसएससी कंप्यूटर की कट ऑफ यही रखे, ज्यादा इसमें बदलाव ना करे। ठीक है, ये सीपीटी पोस्ट के बारे में बताया। इसके बाद आती है हमारी डीईएसटी पोस्ट, जिसमें मेनली टाइपिंग होती है। ठीक है, इसमें टैक्स असिस्टेंट की सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये आपकी ये 2 पोस्ट थी, और एक यूडीसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ये पोस्ट थी। इसके लिए क्या होता है, जो एरर टाइपिंग में अलाउड होता है वो सीपीटी पोस्ट की तरह ही होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो होते हैं 30% यूआर के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड फेल किया तो मतलब आपकी जॉब गई। और बाकी सारी पोस्ट जो डीएसटी में भी नहीं आ रही, सीपीटी में भी नहीं आ रही, उनके लिए क्या है आपका कंप्यूटर को क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए, और टाइपिंग में जो एरर अलाउड है वो इतना % एरर अलाउड है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की हर पोस्ट की कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ग्रुप सी पोस्ट की कट ऑफ दिख जाएंगी। मिनिमम एक्स सर्विसमैन जिसका सिलेक्शन हुआ है 133 मार्क्स पे हुआ है, और मैक्सिमम कट ऑफ जो गई है एक्स सर्विसमैन की वो 285 मार्क्स तक गई है। इसके बाद आपका यहाँ पे है टैक्स क्या कहते हैं एचएच कैटेगरी की सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं। लोएस्ट गई है 79.87 मार्क्स और हाईएस्ट गई है 293 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको हमेशा कहा था 2022 में जितने भी पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट है आप एग्जाम फॉर्म भरो और एग्जाम दो, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से मेहनत करी। तो आप देख भी सकते हैं कितनी कम कट ऑफ है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ओएच कैटेगरी की कट ऑफ 228 से स्टार्ट होके यहाँ पे 322 मार्क्स तक गई है। ठीक है, अदर पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की कट ऑफ आप देख सकते हैं 91 से स्टार्ट होके 318 तक गई है आउट ऑफ 390 मार्क्स। और अगर वीएच कैंडिडेट्स की बात करूं तो इतनी कट ऑफ गई है आपकी। ठीक है, टोटल 390 मार्क्स में से कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें कंप्यूटर के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है। 390 कैसे, सेक्शन 1 आपका 180 नंबर का है और 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 है। ठीक है, इसमें से ये कट ऑफ्स हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आ जाते हैं। जो मिनिमम कट ऑफ गई है पीएससी की गई है वो 281 गई है, फिर 304, 305, 308, इस तरीके से कट ऑफ आपकी चली है। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो इतना चलता रहेगा। जो इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में वो आपकी गई है 315.25 मार्क्स। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की सारी कट ऑफ्स आप देख सकते हैं हर पोस्ट की। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद एससी कैटेगरी की सारी कट ऑफ्स हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एसटी कैटेगरी की सारी कट ऑफ्स हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की आपको सारी की सारी कट ऑफ मिलेंगी, जहां मिनिमम कट ऑफ हमारी पीएससी की 291 मार्क्स गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये ऑडिटर वगैरह की कट ऑफ है 315 की रेंज में। और जो सबसे पहला हमारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ गई है 321 मार्क्स। इस तरीके से सारा सिनेरियो चलेगा। जो मिनिमम जो कट ऑफ है वो इतनी है जिस पे पोस्ट मिली है किसी को। ठीक है, वो 18 से 27 साल एज अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, और जो स्टैंडर्ड्स मैंने बताए सीपीटी वाले वो क्वालिफाई हो रहे हैं तो इतना। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सेक्शन 1 है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, किसी का रो स्कोर इतना बन रहा था 2 मार्क्स की शिफ्ट में, नॉर्मलाइज स्कोर इतना बना। कितने मार्क्स बढ़े या घटे आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों के मार्क्स क्या कहते हैं 130 से कम थे, कितने में से 180 में से, तो उनके मार्क्स लगभग घटे भी हैं और उसके ज्यादा वालों के मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़े भी हैं। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, डीप में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन तब मैंने सारे ग्राफ्स बना के सब कुछ समझा रखा है। पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो समझ आएगा। सेक्शन 2 के अंदर काफी मार्क्स बढ़े हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर के आसपास हर एक एस्पिरेंट के बढ़े, चाहे 102 नंबर है तब भी 6 के आसपास बढ़ रहे हैं, 158 नंबर है तब भी 6 के आसपास बढ़ रहे हैं। कम स्कोर पे थोड़े से ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा स्कोर पे थोड़े से कम मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद कंप्यूटर की बात करूं 2 मार्क्स की शिफ्ट में तो लगभग हर एक पर्सन के यहाँ पे 3 से 4 नंबर बढ़े हैं। और ये फाइनल आंसर की के बाद जो मार्क्स हैं, जैसे एक क्वेश्चन रोंग था तो 3 नंबर तो रोंग क्वेश्चन के बढ़ गए,
और उसके बाद आपके 3 नंबर ये, तो हो सकता है 1% जिसके 14 नंबर हो उसके यहाँ पे 20 नंबर बन गए हो। ठीक है, देखो इसे जरा मैं आगे बढ़ता हूँ फिर एक मिनट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मार्क्स सबको बढ़े हैं काफी ज्यादा, रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अगर मैं देखता हूँ टोटल मार्क्स दो मार्च की शिफ्ट में कितना बढ़ा, 0.6 आप जीके में जिन लोगों का मिनिमम सिलेक्शन हुआ, जिसके मान लो 291 हमारी जो कट ऑफ गई है उसके आसपास अगर मैं देखता हूँ, ये उस एस्पिरेंट का स्कोर कार्ड है जिसके 291 के आसपास नंबर बने। तो आप देखेंगे इसके सेक्शन 1 में लगभग 0.6 मार्क्स इंक्रीज हुए, सेक्शन 2 के अंदर 6.28, तो लगभग 7 नंबर तो यहाँ पे इंक्रीज हो गए जो फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। 2 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, एक इंग्लिश का और एक कंप्यूटर का, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को अगर इंक्लूड करूं जिसके फाइनल मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे तो 3 नंबर ये हो गए, तो टोटल 7 और 3 10। तो 2 मार्च वाले एस्पिरेंट के जो रो स्कोर आया, ठीक है, जो पहले रो स्कोर आया था आंसर की के बाद जिसके बेसिस पे एनालिसिस हुआ था, उससे 10 नंबर बढ़ गए यहाँ पे। जबकि इस वाली पर्टिकुलर शिफ्ट में 2 मार्च वाली शिफ्ट में मैंने जो एज्यूम किया था, मैंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये ईजी शिफ्ट में थी तो इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ाया था, तो जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई थी या रो स्कोर बताया था फॉर सिलेक्शन, उससे 10 नंबर तो आपको यहाँ पे बढ़ाना ही है। और अगर मैं कट ऑफ बताऊं अनरिजर्व कैटेगरी की, मैंने 278 बात बताई थी, अगर ये 10 नंबर मैं उसमें ऐड कर देता हूं तो ये हो जाता है 288, और हमारी कट ऑफ कितनी गई है 291, तो 3 नंबर का गैप आया है यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 नंबर, चलो ये वाले जो एक्स्ट्रा नंबर है हो सकता है सबको ना मिले हो, कुछ का पहले से सही हो तो उन्हें मिल गए हो, मतलब पहले भी एडिड हो ये 3 मार्क्स, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हो सकते हैं तो उनमें 5 या 6 नंबर का गैप आया। तो इतना अगर देखो गैप, ये पहली बार चीजें हुई नॉर्मलाइज, मतलब इस टाइप का पेपर हुआ, चीजें थोड़ी अलग चली, तो ये थोड़ा तो आ ही जाता है। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि बिल्कुल मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जाएगी और पिन पॉइंट वही जाने लग जाए, तो फिर एसएससी को रिजल्ट निकालने की जरूरत क्या है, फिर तो एनालिसिस को ही हम रिजल्ट घोषित कर देंगे, राइट। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस तो होते हैं। अगर मैं बात करता हूं अब एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम जाती है, तो मैंने एसटी कैटेगरी वाला स्टैंडर्ड भी चेक किया, एससी एसटी के लिए वो वाला यूज किया है जो मैं अपने से कंपेयर करूंगा, और यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इतने मार्क्स इंक्रीज करें, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मेरे एनालिसिस में और एक्चुअल में क्या गैप आया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे समझ भी आता रहेगा। एसटी कैटेगरी जो है उसकी कट ऑफ आपकी 238 के आसपास गई थी। ठीक है, तो 238 239 के आसपास जिस एस्पिरेंट का स्कोर कार्ड है वो मैं दिखा रहा हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 131 का 130.68 हुआ है, थोड़े से मार्क्स माइनस 0.3 डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 101 का 107.50 हुआ है, तो लगभग 7.5 इंक्रीज हुए हैं, तो 7.2 का टोटल इंक्रीज देखने को मिला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। इंग्लिश वाले का अगर मैं काउंट करूं कंप्यूटर को छोड़ के, तो टोटल इंक्रीज है 10.3 का। ठीक है, तो ये एससी एसटी का जब मैं निकालूंगा रो स्कोर के बेसिस पे किस मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 3 मार्च का, तो यहाँ पे सेक्शन 1 देख लो कितना एवरेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन 2 देख लो कितने मार्क्स का एवरेज इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास यह है 3 मार्च कंप्यूटर में लगभग 4 से 5 नंबर हर एक एस्पिरेंट के बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक, इसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ भी हाई गई है हमारी। और 3 मार्च का अगर मैं टोटल निकालूं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ऐड करूं, तो लगभग 13.7 291 मार्क्स वाले एस्पिरेंट का दिखा रहा हूं, 13.7 यहां बढ़े हैं। आपके यहां पे 3 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, 9 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं इंग्लिश सेक्शन में, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 22.5 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं हर एक एस्पिरेंट को। ठीक है, इनमें से हो सकता है कि किसी के 2 सही हो, किसी का 1 सही हो, किसी का तीनों ही गलत हो जब आंसर की आई थी टीयर 1 की। ठीक है, तो ये तो टोटल 22.5 पॉइंट इतना बन रहा है। अगर एवरेज भी करोगे तो थोड़ा आप इसे 19-20 भी मान के चल सकते हैं, तो ये होगा कि जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया उसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप आ जाएगा। अभी मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 289 मार्क्स के आसपास अगर किसी एस्पिरेंट 238-39 वाले एस्पिरेंट्स का अगर हम देखें, तो उसमें गैप इतना है, सेक्शन 1 में 2 नंबर बढ़े, सेक्शन 2 में 8 नंबर, तो टोटल 10 नंबर यहाँ पे, 9 नंबर यहाँ पे, तो 19 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये यूज करेंगे। 6 मार्च का शिफ्ट 1 सेक्शन 1, 6 मार्च का सेक्शन 2 कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ। कंप्यूटर में भी यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 4 से 5 नंबर सभी एस्पिरेंट्स के बढ़े। उसके बाद अगर मैं टोटल देखूं तो 7.5 प्लस 2.3 9.8 हर एस्पिरेंट के मार्क्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे भी, और 6 मार्क्स एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो लगभग इतने मार्क्स हर एक एस्पिरेंट को मिल रहे हैं। ये 291 के आसपास जिसका स्कोर है उनके लिए, 238 239 के आसपास जिनका स्कोर है उनके लिए कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि लगभग इतने बढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं 7 मार्च की शिफ्ट 1, 7 मार्च का सेक्शन 1, सेक्शन 2 और यहाँ पे कंप्यूटर।
और उसके बाद टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है, और 3 नंबर और एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन रॉन्ग था जिसके सबको मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे 238 239 के आसपास कितने मार्क्स हैं तो उनके कितने बढ़ रहे हैं ये। आई होप ये सारी की सारी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो गई कि कितने कितने मार्क्स हर एक शिफ्ट में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एनालिसिस पे आता हूँ। ठीक है, जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने बढ़ेंगे। अभी हमारा टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से बढ़े और नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़े हैं, तो वो टोटल हो गया। और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से लगाया था, इस बार मैं थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने पहली शिफ्ट में 2 मार्च में 0 नॉर्मलाइजेशन किया था कि 0 मार्क्स बढ़ेंगे। 7 मार्च की शिफ्ट में मैंने कहा था 0 मार्क्स बढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें वाली शिफ्ट में 22 नंबर के आसपास बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा था 9 से 10 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे भी 18 नंबर के आसपास बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था 4 नंबर बढ़ेंगे। तो 15-15 नंबर का गैप, मतलब 13 नंबर का गैप तो लगभग यहाँ पे आ रहा है और 10-10 नंबर का गैप यहाँ पे आ रहा है। और वही आप अगर गैप बढ़ा देंगे इसमें, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी इसके अंदर, वही एक्चुअल जो आपकी कट ऑफ फाइनली नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये वहां तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पहुंचेगी, थोड़ा सा कम ही रहेगी फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब्रप्ट गेम चेंज होगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया उससे 15 नंबर हाई कट ऑफ चली गई या 12 नंबर हाई कट ऑफ चली गई। ठीक है, इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज था तो हमारे लिए नया था, अगली बार थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और उसके बाद अगर आप 4600 और 4200 ग्रेड पे का भी देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ठीक है, इसमें आप वही जो एडिशंस मैंने बताए वो एडिशंस करेंगे तो यहाँ पे भी आपका काफी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो खुद एक बार चेक करके देख लेना, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं मैंने एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स हटाया था नॉर्मलाइज कट ऑफ बताने के लिए, अगर मैं वो हटा देता हूं तो सेफ रो स्कोर बताया था मैंने हर एक शिफ्ट में 2 मार्च 3 मार्च 6 मार्च और 7 मार्च कैटेगरी वाइज, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैंने बताया था कि रो स्कोर अगर इतना है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, इसमें +-3 का मैंने कुछ लिखा था। ठीक है, जो आइडिया था उस टाइम पे। अगर मैंने ये भी कहा था कि +-10 तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि पहली बार है, चीजें वेरी कर सकती हैं। अब आप एक्चुअल में देख लो, अगर मैं वो मार्क्स ऐड कर दूं इसके अंदर जो रॉन्ग क्वेश्चन से मिले, जो रो सेफ स्कोर मैंने बताया, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिले आपको रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से और नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो स्कोर हर एक शिफ्ट में मेरा जो सेफ स्कोर है वो इतना बनता है, और एक्चुअल कट ऑफ जो गई है वो गई है इतनी 291.8। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहां पे एक एक करके अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा तो 2 मार्च की शिफ्ट में कितने का गैप आया, 3 नंबर का। 3 नंबर मैंने कम बताई कट ऑफ। यहां पे कितने का गैप आया, लगभग 0.7 मार्क्स का। यहां पे कितने का गैप आया, लगभग 1.5 से 2 नंबर का। और यहां पे कितने का गैप आया, 4 से 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का गैप आया यहां पे। ओबीसी कैटेगरी में गैप ज्यादा आया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा गैप नहीं है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 नंबर का गैप है, यहाँ पे 2 नंबर का गैप है, यहाँ पे 4 नंबर का है, यहाँ पे 7 नंबर का गैप है। SC ST कैटेगरी का काफी क्लोज एनालिसिस रहा है। यहाँ पे 258.74 गई है, 259, 259, 263 और 257 मोर और लेस बिल्कुल क्लोज है। और अगर ST कैटेगरी का देखो 238 बताया था, यहाँ पे 239, 239, 243, 237 ST कैटेगरी का परफेक्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, UR का फिर भी ठीक ठाक है। ये OBC कैटेगरी का ज्यादा वेरिएशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6, 7 और एक शिफ्ट में 10 का भी वेरिएशन है। और यहाँ पे EWS कैटेगरी में 2 से 7 नंबर के बीच में वेरिएशन चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल मैं ये एनालिसिस ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल परफेक्शन के पास है, लेकिन बिल्कुल बेकार भी नहीं है। और अगर आप किसी से भी कंपेयर करेंगे, यूट्यूब पे जितने भी लोगों ने एनालिसिस किया होगा, सबसे क्लोज हमारा ही रहा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेटा पे बेस्ड जो भी एनालिसिस होता है वो सही होता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है एक एनालिसिस को करने में। और जब क्या ही बोलूं, अच्छा अगर मैं बात करूं AO पोस्ट के लिए भी मैंने एनालिसिस किया था। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बताई थी AO की, और +-7 का एरर बताया था। अगर इसमें भी सेम फैक्टर्स को इंक्लूड करूं, जो मैंने नॉर्मलाइजेशन लगाया था वो हटा दूं, जो एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं वो जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो एस्पिरेंट इतना लेके आ रहा था रो स्कोर, ठीक है, अगर उस टाइम पे Tier 2 की आंसर की के बाद, तो उसका मेरे हिसाब से कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए था। अब इसमें अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चंस और वो सब जोड़ दूं, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़े, तो आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ गई है 445.38। जो मैंने बताया था मेरे हिसाब से अगर उस रो पे इतना बनता आपका फाइनल अभी का जो स्कोर है, तो यहाँ पे जो AO की कट ऑफ थी वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा बताई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे 4 नंबर का गैप है, यहाँ पे 8 नंबर का गैप है लगभग,
यहाँ पे 6 नंबर का गैप है और यहाँ पे 3 नंबर का गैप है। ठीक है, ±7 तो मैंने लिखा था तो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था ये बता पाना, क्योंकि लोगों की चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने जब ये 5,445 बताया था, मतलब ये वाली कट ऑफ्स बताई थी, तो मैंने इस चीज के बारे में भी कहा था, क्योंकि जब मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, आप पिन कमेंट भी जाके देख लेना, तो इसके आसपास के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो एओ को ऑप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं पोस्ट वाइज कट ऑफ पे नहीं जाता। क्योंकि अगर मैं बता देता हूँ कि हाँ यहाँ तक जाएगी, तो उसके आसपास वालों ने पता लोकेशन नहीं मिलेगी, तो वो पोस्ट को ऑप्ट करके दूसरी पोस्ट को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पे, तो 429.79 गई है, और मेरे जो एक्सपेक्टेड था इतना था, बिल्कुल एग्जैक्ट के आसपास है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ये भी देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट के आसपास मिलेगा। एससी कैटेगरी में यहाँ पे हमारे पास कुछ में 5 नंबर का गैप है, 5 से 6 नंबर का, और कुछ में यहाँ पे कम गैप है, कुछ में ज्यादा गैप भी 8 नंबर का, और एसटी कैटेगरी में लगभग 10 नंबर का गैप है, 10 से 12 नंबर का। ठीक, तो ये है। ठीक है, और ये चीजें थोड़ी बहुत रहती हैं, एनालिसिस इसलिए ही होता है कि थोड़ा सा आपको बस एक आइडिया लग जाए क्या हो सकता है। बल्कि मैं तो एसएससी से ये कहता हूँ कि आपको रैंक देनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ अब इतना डिले मार्क्स दिए, सारी चीजें इतना डिले करी, थोड़ा जल्दी हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। और खैर अब रैंक का भी क्या, एक बार एस्पिरेंट को रैंक मिल जाए ना, मार्क्स आने के बाद, जैसे टियर 2 का पेपर हुआ, उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाया और मार्क्स के बाद रैंक दे दी, उसके बाद उन्हें सब एस्पिरेंट को उनके इंडिविजुअल जहां मार्क्स दिखते हैं वहां पे ऑल इंडिया रैंक दिखानी चाहिए, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस मांगनी चाहिए बच्चों से, तभी तो वो अपने लिए सही पोस्ट को ऑप्ट कर पाएंगे। ये छोटी सी चीज एसएससी को समझाने में हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। कितनी बार है उसके लिए कैंपेन भी किए, ग्रीवेंसेस भी डाली, बट एसएससी तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, एस्पिरेंट को फाइनल मार्क्स में उसकी रैंक दिखा दो कि तुम्हारी अभी तक इतनी चल रही है, और उस हिसाब से बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। फाइनल रैंक तो चेंज होगी ऑब्वियसली, बट एक आइडिया लग जाएगा उसे कि उसके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी, और एनालिसिस करने में फिर तो आसानी हो जाएगी, बिल्कुल ही सब कुछ पता चल गया कि एक्सपेक्टेड रैंक ये चल रही है अब तक। बाकी यही था। बाकी आप टियर 1 के मॉक्स दे सकते हैं आरबी एप्लीकेशन पे। ठीक है, काफी सारे मॉक्स हमने अपलोड कर दिए हैं, और धीरे धीरे और होते रहेंगे। इसमें पूरी डेडिकेटेड टीम इस पे काम कर रही है। ऑफिसर बैच से आप जुड़ते हैं तो मॉक टेस्ट भी फ्री होता है, एओ बैच भी फ्री रहता है। बाकी आप इंडिविजुअल बैचेस से भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।